अस्सलाम वालेकुम, मैं आमिर हुसैन यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज थॉट के तवस्सुस से आपके सामने हाजिर। आज हमारा ग्रुप यानी मैं आमिर हुसैन, सबहाद अशरफ और हमारे एक साथी सलमान सलाउद्दीन, जिनको अभी हम पिक करेंगे। आज हमारा प्रोग्राम बना था लॉन्ग ड्राइव का। अब देखते हैं हम जाते कहाँ हैं। अभी हम सलमान सलाउद्दीन को पिक करेंगे और उसके बाद आगे का प्लान डिसाइड होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी हम बस निकल चुके हैं घर से और एक लॉन्ग ड्राइव करेंगे। काफ़ी दिनों बाद ये लॉन्ग ड्राइव होगी, लेकिन उम्मीद है कि बहुत मज़ा आएगा और इन्जॉय भी करेंगे। मैं अब गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ आज की तारीख। आज 19 सफ़र 1447 हिजरी 14 अगस्त 2025 और बरोज़ जुमेरात है। आज हम गुफ्तगू करेंगे मुख्तलिफ मसाइल पे, मुख्तलिफ इशूज़ पे, लेकिन उसके साथ साथ हम अपनी आज़ादी के बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत होती है। जिन मुल्कों में आज़ादी का फुकदान है, आज़ादी से मुराद सिर्फ ये नहीं कि हमने एक मुल्क ले लिया और उसके अंदर अपनी मर्जी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज़ादी का मतलब ये भी हो सकता है कि हम एक आज़ाद कौम और एक डिसिप्लिन कौम है। कहते हैं ना, किसी ने बड़ी अच्छी बात की है, आज़ादी भी पाबंदी की मोहताज है। मैं फिर रिपीट कर दूं, आज़ादी भी पाबंदी की मोहताज होती है। अगर हम आज़ाद हैं तो हमें किसी एक दायरे में, एक सर्कल के अंदर रहते हुए अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करना होगा और आज़ाद कौम की तरह बिहेव करना होगा। बहरहाल आगे जैसे सलमान सलाउद्दीन को पिक करेंगे, फिर हम अपनी गुफ्तगू फिर आगाज़ करेंगे। इसमें मेरे साथ सबहाद अशरफ भी शामिल होंगे और सलमान सलाउद्दीन भी गुफ्तगू में शामिल होंगे। अच्छा, तो जनाब हमने अपने दोस्त सलमान सलाउद्दीन को पिक कर लिया है और ये भी एक ज़बरदस्त कहानी है कि कैसे पिक किया। हुआ ये कुछ कि सलमान सलाउद्दीन साहब ने सुबह हमें जो है बेदार करा, फ़ोन किया, 3-4 फ़ोन आए और फिर हम तैयार हुए, अपने घर से सदर से आए और इनसे डिसाइड हुआ कि भाई इनको हम यहाँ फला जगह से पिक कर लेंगे। तो भाई सलमान सलाउद्दीन ने, और ये शख्सियत ऐसी ही हैं, एज़ यूजुअल हमें उठा के खुद सो गए। अब हम इनका जो डिसाइडेड एक प्लेस थी, हम वहाँ उनका इंतज़ार कर रहे थे और जब इंतज़ार करते करते उनको ख्वाब में शायद आया कि शायद कोई इनका इंतज़ार कर रहा है। एकदम हड़बड़ा कर उठे उन्होंने, फिर देखा रहे इनकी कॉल आई हुई है। फिर उन्होंने हमें कॉल किया, फिर बिल आखिर हमने इनको घर से ही पिक किया कि भाई आप घर में रहे, अब हम वहीं से पिक करेंगे। बहरहाल हमने इनको पिक किया और हमने बड़ा अच्छा, फिर इसके जवाब में इन्होंने कहा सबसे पहले चाय पियेंगे। हमने चाय पी और अब हम हाईवे पर निकल चुके हैं और देखें अब कहाँ जाते हैं। लेकिन हमने आपसे बात की थी कि हम मुख्तलिफ इशूज़ पर बात करेंगे, आज़ादी के हवाले से भी बात करेंगे। तो आज जो भी मैं अपनी बात करूँगा, जो मैं अक्सर और बेशतर अपने चैनल पर, अपने पेज थॉट THOUGHC थॉट आमिर हुसैन AMIRHUSSAIN पर बात करता हूँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो पैदा होने वाले बच्चे, न्यू बॉर्न बेबीज़ की कैसे निगहदाश्त की जाए, कैसे नशोनुमा की जाए, इनकी कैसे हिफाजत की जाए। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनको मुख्तलिफ बीमारी डिजीज़ या XYZ का इश्यूज़ होते हैं, उनसे कैसे इनको बचाया जाए। और दूसरा जो पोर्शन है वो है सीनियर सिटीजन्स का, उनकी कैसे खिदमत की जाए, उनको कैसे जो उनकी हेल्थ है उसके इश्यूज़ को रिज़ॉल्व किया जाए। ये हुकूमत को इन 2 पोर्शंस पे काम करना पड़ेगा और हम इंडिविजुअल को भी काम करना पड़ेगा। तो मेरा जो एक कॉन्सेप्ट है कि हुकूमत को चाहिए कि इन दोनों के लिए पहली मतलब फौरी तौर पर हेल्थ कार्ड जैसा एक प्रोग्राम शुरू किया जाए, हेल्थ कार्ड इशू कर दिया जाए कि आज जो बच्चा पैदा होता है, जैसे ही उसकी पैदाइश होगी उसको हेल्थ कार्ड उसका इशू किया जाएगा और माँ के लिए, ताकि उसको हुकूमत की तरफ से फ़ंड दिया जाए। हुकूमत तरक्याती गैर तरक्याती के नाम पे बहुत ज़्यादा फ़ंड इश्यूज़ करती है, तो थोड़ा बहुत इस पर भी कर देगी तो कोई बुरा नहीं होगा। और इसके अलावा सीनियर सिटीज़न, उनके लिए भी हेल्थ कार्ड इशू की जाए ताकि वो अपनी बीमारी का इलाज बिला खौफ व खतर करवा सकें। क्योंकि देखिए, मरना हर शख्स को है, मरना मुझे भी है और हुकूमत के लोगों को भी है, और इसके बारे में जो सोच सकते हैं, जिनको अल्लाह ने सलाहियत दी है, जिनके पास ताकत है, पावर है, उनको भी मरना है। तो क्यों ना वो ऐसा कर जाए अमल के बूढ़े जाते जाते दुआएं दे जाएं। मैं आपको एग्जांपल दूं, ये कंपनी है, उस पर उनके मुलाजिम रिटायर हुआ, रिटायर होने के बाद उसको एक ख़तरनाक बीमारी हुई, उसका
जो बूढ़ों लोगों को होती है, बीमारी हुई और उसका इलाज हुआ, उस कंपनी ने रिटायरमेंट के बाद भी उसका इलाज कराया। पैनल होता है 5 साल 10 साल तक जो भी है। आप यकीन नहीं करेंगे, उस बूढ़े शख्स ने मरते दम तक अपनी कंपनी, अपने ऑफिसर्स और अपने मेडिकल डिपार्टमेंट और चीफ मेडिकल ऑफिसर सब लोगों को मरते तक दुआएं दी हैं कि अल्लाह ताला कंपनी को तरक्की दे, कंपनी के हवाले से, लोगों के हवाले से। तो ये एक बहुत बड़ा अमल होता है। अब मैं सलमान सलाहुद्दीन से बोलूँगा कि वो इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे, हुकूमत क्या करे कि लोगों की वेलफेयर हो सके, और इसमें जो छोटे बच्चे हैं, जो बच्चे ही पैदा होते हैं या सीनियर सिटीजन, उनकी कैसे केयर की जा सके। देखिए, हुकूमत के पास ना आम आदमी का सारा डाटा पहले से मौजूद है। आपकी बात सही है कि हेल्थ कार्ड इशू कर दिया जाए, लेकिन ज़ाहिर है ये कॉम्प्लिकेटेड काम है। हेल्थ कार्ड इशू होता है तो उसमें फिर पता नहीं किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता। ये जो हमारा नादरा का NIC है, अब देखिए मैं पड़ोसी मुल्क की मिसाल देता हूँ। कुछ अर्से पहले मैंने अपनी लोगों के साथ ना ट्रैवल किया वहाँ पर, तो हम जिस भी टिकट काउंटर पर जाते थे ना, तो वो हमारे पासपोर्ट को देखकर उनकी एज खुद ही निकाल लेते थे, और उससे उन्हें पता चल जाता था कि इनके साथ जो दूसरा पैसेंजर है वो सीनियर सिटीजन है, जो कि अबव 60 ईयर्स है। तो वो ऑटोमेटिक उनका हाफ टिकट बनाते थे। तो क्या जब हमारा कोई पेशेंट कहीं पर एडमिट होता है किसी भी हॉस्पिटल में जाके, तो क्या वहाँ पर ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है कि जिससे वो उसकी उम्र का अंदाज़ा लगा लें? और यही बात काफ़ी है कि उसके पास नादरा का NIC है, तो ये बात काफ़ी नहीं है कि वो पाकिस्तानी है और वो 60 साल से अबव हो चुका है, सीनियर सिटीज़न बन चुका है, तो उसको वो सहूलत वहाँ पे मिलना शुरू हो जाए। चाहे वो अपने नज़दीकी किसी भी हॉस्पिटल में पहुँचता है तो उसको एज अ सीनियर सिटीज़न टेक केयर मिलनी चाहिए, और उसके लिए एक कायदा कानून वज़ा होना चाहिए कि अगर 60 साल से ऊपर का कोई भी सीनियर बंदा किसी भी मर्ज़ के लिए अस्पताल में रुजू करता है तो उसको हर सहूलत फ्री मिलनी चाहिए वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ऐसा है ही नहीं। और जहाँ तक आपने पहले बात की छोटे बच्चों की या उनकी माँ की निगहदाश्त की, उसके लिए जो इदारा बना हुआ है वो इतना फ़ाल नहीं है। वो कई मखसूस इलाकों में जाकर, बहुत गरीब इलाकों में जाकर, उधर कोई डिस्पेंसरी बनी हुई है जो बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ना कि गरीब गुरबत की लाइन से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो लोग वहाँ पे लाइन लगाकर, दूसरे लफ्ज़ों में आप बोलेंगे तस्लील बर्दाश्त कर वो सहूलत हासिल करते हैं। आमतौर पर जो थोड़ा सा भी मुराद याफ्ता तबका या जो लोग थोड़ी सी आमदनी अच्छी होती है, वो अपनी औकात से बढ़कर जब भी उनके यहाँ वलादत का वक्त आता है, उनके यहाँ घर में कोई खातून, कोई बहन बेटी जब प्रेगनेंट होती है, उसके बाद जब वो अस्पतालों के चक्कर काटती है और उसको जो भी इश्यूज़ हेल्थ के हवाले से आते हैं, तो हज़ारों नहीं लाखों रुपए खर्च करके वो लोग उस मामले से निकलते हैं। उसके बाद जो बच्चों की निगहदाश्त, जब छोटे बच्चा होता है, जब उसकी निगहदाश्त के मराइल आते हैं, तो उसमें जो भी उनको ज़रूरत पेश आती है उधार कर्ज करके वो किसी भी तरह अगर कर पाते हैं तो करते हैं, नहीं कर पाते तो नहीं करते। उसमें फिर जो बच्चे जब बड़े हो रहे हैं उनके अंदर वो कमजोरियाँ रह जाती हैं, कुछ मामला ऐसे रह जाते हैं कि वो सेहतमंद ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। इसमें हुकूमत को फौरी तौर पे क्या अमल करना चाहिए? क्या के पास, यही तो मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत के पास क्या चीज़, उसके पास कौन सी चीज़ की कमी है? क्या मतलब ज़रूरी है हुकूमत मोहताज है कि कोई बंदा कार्ड लेकर जाएगा अस्पताल में तो उसको पता चलेगा कि ये जो है ना वो अभी पैदा हुआ है? नहीं, तो कार्ड से एक सिस्टम डेवलप हो जाएगा ना कि भाई ठीक है, कार्ड लेके जा रहा है हॉस्पिटल में, वो कार्ड जमा कराए, उसका इलाज हो जाए, बस ठीक है। उसको गवर्नमेंट ने जो एक फैसिलिटी दी है वो अवेल हो जाएगी। वरना हॉस्पिटल में आपको पता है कि हमारे यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी हमारे जो रगों में है, हमारे यहाँ खून में एक करप्शन सरायत कर गई है, तो चेक एंड बैलेंस भी हो जाएगा, और चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। ऐसा भी ये है, मतलब आप इस कार्ड के अलावा क्या कहते हैं? दोनों सूरतों में कोई मतलब कोई अमल, कोई ना कोई एक स्टेप लेना होगा इसके लिए। देखिए, इसमें कोई वो मेरा ख्याल है इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं ये मामला कि इसके लिए कार्ड का मोहताज या कार्ड ज़रूरी है। अगर हुकूमत बरात देना चाहे तो किसी सूरत में भी दे सकती है। आप देखें दूसरे तरीक़ों से जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, फलाना टिमकाना जो चल रहा है, उसके हवाले से लोगों को फ़ायदा मिल ही रहा है ना, वो चाहे पॉलिटिकल या लैंग्वेज किसी भी आप पर मिल रहा हो, तो उसके लिए तो सब हो रहा है। गवर्नमेंट के पास सब चीज़ें मौजूद हैं, गवर्नमेंट स्टेप लेगी तो ज़रूर कर पाएगी। चले, अच्छी बात है ये। मतलब ये बात तो तय है कि भाई हमें इनकी दोनों तबकों की
نیو بورن بیبی اور سینئر سٹیزن کی کسی نہ کسی طرح خدمت کرنی ہوگی. ایک چیز اور ایڈ کرتا ہوں, ایجوکیشن کے حوالے سے جو بچے پیدا ہو گئے, بڑے ہو رہے ہیں. تو سلمان بھائی ہم ایجوکیشن کے چیپٹر پہ بھی ہم آگے بات کریں گے. ابھی ہم بتا رہا ہوں, یہ اس سے میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اس میں کہ گورنمنٹ نے کیا کیا ہوا ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو فری ہینڈ کیا ہوا ہے. پرائیویٹ اسکول, پرائیویٹ میٹرنٹی ہوم, جگہ جگہ پرائیویٹ ہاسپٹل, بڑا اچھا ہے, فروٹفل بزنس ہے یہ کرتے ہیں. تو اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں صباحت اشرف صاحب سے. وہ ڈرائیو بھی کر رہے ہیں لیکن بات ظاہر ہے مختصر ہی ہو پائے گی کیونکہ وہ ڈرائیو پہ بھی کانسنٹریٹ زیادہ کرنا ہے. جی صباحت صاحب, چلو چلو. ہاں نہیں, آپ کی جو گفتگو ہے اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات آپ لوگوں نے دونوں نے درست کی ہے, اور اس میں جو محکمے آلریڈی بنے ہوئے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, ان کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے, ان کو زیادہ فعال کرنے کی ضرورت ہے. ان کے ساتھ بجٹنگ کے ایشوز ڈیفینیٹلی ہو سکتے ہیں, ان کو ٹیک کیئر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں الگ سے نئی چیزیں بنانے کے ساتھ ساتھ جو پہلے سے چیزیں بنی ہوئی ہیں ان کو بھی موبلائز کرنا جو ہے نا وہ کافی ضروری ہے. دونوں کی, جس طرح بڑے لوگوں کے لیے EOBI کا محکمہ, اس طریقے سے جو صحت کے کارڈ بن سکتے ہیں یہ بچوں کے لیے, تو موبلائزیشن میرا خیال ہے کہ جو ہے نا ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو ٹیک کیئر کرنا چاہیے. یہ دیکھیں, یہ بات بھی سمجھ آئی, امپورٹنٹ بات صباح صاحب نے بتائی ہے کہ ہمیں جو محکمے ہیں ان کو موبلائز کرنا ہوگا, ان کو فعال کرنا ہوگا. یقیناً اس پہ گورنمنٹ نے کوئی محکمے بنائے ہوں گے, آپ اندازہ کر لیں بنائے ہوں گے, ہمیں پتہ نہیں ہے کیونکہ وہ موبلائز ہی نہیں ہے, ان کے پاس فنڈ نہیں ہے, یا ان کے پاس جو ملازم ہیں جو جن کی ذمہ داری لگائی ہے وہ لوگ کام نہیں کر رہے, چیک اینڈ بیلنس نہیں. یہی مسئلہ ہے. تو اصل ہمارے یہاں جو سلمان صاحب کہہ رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کا بڑا ایشو ہے, اور یہ صرف ان محکموں میں نہیں ہے, ہر محکمے میں ہے. لیکن ہمارے یہاں ابھی حکومت کو انسان پر کام کرنا ہوگا. انسان میں سب سے پہلے طبقہ ہے چھوٹے بچے, نیو بورن بیبی, ان کے لیے فنڈ جاری کرنا ہوگا. ان کو اسکیمز جو ہیلتھ کارڈ ہے یا کسی اور بھی طریقے سے ان کی سپورٹ کرنی ہوگی. نمبر 2, جو سینئر سٹیزن ہیں ان کی فوری طور پہ سپورٹ کرنی ہوگی, کیونکہ ان کو بہت مطلب میرا کہنا یہ ہے کہ ہمارے سینئر سٹیزن قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. آپ روڈوں پہ چلے ہیں, اب ہر گھر کی کہانی یہی ہے. ہر گھر میں ایک تو ہمارے سینئر سٹیزن کی انا بھی بہت ہے, وہ اپنے مسئلے مسائل بتاتے نہیں ہیں, اپنی بیماری کا نہیں بتاتے, اپنے لیے جو ان کے ایشوز ہیں وہ نہیں بتاتے, اپنی اولاد کو نہیں بتاتے, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اولاد بھی بزی ہے اور ان کے بھی اپنے مسئلے مسائل ہیں تو وہ نہیں بتاتے. تو حکومت کو چاہیے ان کو تھوڑا سا EOBI کی پینشن کے حوالے سے ان کو EOBI کی پینشن اچھی کی جائے تاکہ وہ اپنا آسان رہے. اور دوسرا جو ہمارے گورنمنٹ ملازم پینشنرز ہیں ان کی پینشن کے حوالے سے حکومت کچھ سوچ رہی ہے, بند کرنے کا سوچ رہی ہے, کم کرنے کا سوچ رہی ہے. اس کی بیوہ کے لیے کہ بھائی اتنے سال تک بیوہ کو پینشن ملے گی تو یہ نہیں ملے گی تو نہیں, یہ تو مطلب ویلفیئر نہیں ہوئی نا, ویلفیئر سے ہٹ کے ہی اب کام ہو رہا ہے. تو حکومت کو اس پہ سوچنا چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ آزادی کی جو آج کا دن ہے, ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان کو آزادی کا تحفہ دینا چاہیے کہ یہ آج تو چلے دن آ گیا, یہ آگے بھی بہت سے مواقع آئیں گے کہ حکومت پاکستان یا ہمارے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف کو اعلان کرنا چاہیے کہ بھائی چلیں میں پہلے فیز میں ان 2 طبقوں کے لیے کام کروں گا, پھر نوجوانوں کے لیے, خواتین کے لیے اور کے لیے بھی کام کیا جائے گا. تو پہلے فیز میں اب آنے والا کوئی بھی دن ہے اس پہ میاں شہباز شریف تک اگر میری بات پہنچ جائے یا آپ لوگ پہنچا دیں, ہم تینوں کی جو رائے ہے وہ پہنچ جائے, اس میں اپنی رائے بھی ایڈ کر کے آپ پہنچا دیں, کسی نہ کسی طرح ان 2 طبقوں کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں یا اینڈ کرتے ہیں, پھر آگے مختلف موضوعات پہ بات کریں گے. یوٹیوب چینل, فیس بک پیج تھوٹ کے توسط سے عامر حسین, سلمان صلاح الدین اور صباحت اشرف آپ کو اللہ حافظ کہتے ہیں. اللہ حافظ.